स्वागत। आज हम इतिहास के उन पन्नों को खोल रहे हैं जहां रणनीति, आप कह सकते तलवार या बंदूक से नहीं बल्कि नैतिक बल से तय होती थी। हम बात कर रहे हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह की। एक ऐसा विरोध जो अपनी बनावट में बिल्कुल अलग था। और हाँ, साथ ही हम सर्वोदय की जो गहरी सोच है उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक नोट्स हैं, कुछ लेख हैं जो इस पूरी कहानी पे थोड़ी रोशनी डालते हैं कि भाई ये रास्ता क्यों चुना गया, कौन थे इसके पीछे के चेहरे, और कैसे जुड़ा है इससे वो सबका भला चाहने वाला सर्वोदय का विचार। हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो जरूरी जानकारी है वो निकालें, समझें कि द्वितीय विश्व युद्ध के उस माहौल में ये व्यक्तिगत विरोध क्यों जरूरी लगा और इसका भारत के भविष्य के सपने यानी सर्वोदय से क्या लेना देना था। तो ये सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, इसमें नैतिक दुविधाएं हैं, साहसिक विकल्प हैं। चलिए शुरू करते हैं ये तहकीकात। तो कहानी की शुरुआत अक्सर अगस्त प्रस्ताव से होती है। वो प्रस्ताव जिसे विश्व युद्ध में भारत का सहयोग पाने के लिए ब्रिटिश सरकार लाई थी, लेकिन कांग्रेस ने उसे नाकाफी माना, ठुकरा दिया। तो जब बात नहीं बनी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आगे क्या रास्ता अपनाया? जी, जानकारी यही बताते हैं कि अगस्त प्रस्ताव जब नामंजूर हो गया तो कांग्रेस के सामने एक मुश्किल स्थिति थी। देखिए, विश्व युद्ध चल रहा था। ऐसे में ब्रिटिश सरकार पर कोई बहुत बड़ा सीधा हमला करना शायद रणनीतिक रूप से सही नहीं समझा गया। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने कह सकते हैं एक बीच का रास्ता चुना, व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये सीधे तौर पर ब्रिटिश सरकार की जो युद्ध नीतियां थीं उनके खिलाफ एक विरोध तो था, पर इसका स्वरूप जानबूझकर सीमित रखा गया, प्रतीकात्मक। सीमित और प्रतीकात्मक, ये दिलचस्प है। मतलब ये वैसा नहीं था जैसे असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा, बड़े जन आंदोलन जैसा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? क्या बड़े आंदोलन का जोखिम ज्यादा था उस वक्त? बिल्कुल, इन दस्तावेजों से तो यही इशारा मिलता है। ये जानबूझकर एक मास मूवमेंट, एक जन आंदोलन नहीं बनाया गया। गांधी जी का मानना था कि युद्ध के ऐसे नाजुक समय में एक बड़ा आंदोलन शायद अराजकता फैला सकता है या फिर उसे कुचलना सरकार के लिए आसान होता। साथ ही एक बात और थी, वो ब्रिटेन की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें एकदम कमजोर भी नहीं करना चाहते थे। एक नैतिक पक्ष था इसमें। इसलिए व्यक्तिगत सत्याग्रह का मकसद था बिना व्यवस्था को ठप किए एक नैतिक, एक सिंबॉलिक विरोध दर्ज कराना, ये बताना कि भाई भारत युद्ध में शामिल होने के फैसले से सहमत नहीं है और अभिव्यक्ति की आजादी चाहता है। जोर व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर था, नैतिक साहस पर। अच्छा, तो ये एक तरह से नैतिक दबाव बनाने की कोशिश थी, दुनिया को संदेश देना, और शायद भारतीयों को भी कि भारत चुप नहीं है लेकिन जिम्मेदारी से बात रख रहा है। और ये कब और कैसे शुरू हुआ? पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें इस जिम्मेदारी के लिए चुना गया था? स्रोतों के हिसाब से देखें तो इसकी औपचारिक शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई और पहले सत्याग्रही के तौर पर जिनका चुनाव हुआ वे थे विनोबा भावे। गांधी जी ने खुद उन्हें चुना था इस काम के लिए। विनोबा भावे, उनका चयन, हाँ, ये अपने आप में काफी कुछ कहता है। उन्हें ही क्यों? मेरा मतलब है, क्या नेहरू या पटेल जैसे जो बड़े राजनीतिक नेता थे उन्हें पहले नहीं चुना जा सकता था? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और उनका चयन गांधी जी की सोच को दिखाता है। विनोबा भावे आप देखें तो गहरे आध्यात्मिक व्यक्ति थे। गांधी जी के जो रचनात्मक कार्य थे या हिंसा का सिद्धांत था उसके प्रति पूरी तरह समर्पित। उनका राजनीतिक प्रोफाइल उतना ऊंचा नहीं था जैसे नेहरू या पटेल का था। तो गांधी जी शायद ये संदेश देना चाहते थे कि ये आंदोलन सत्ता की राजनीति से ज्यादा नैतिक और आध्यात्मिक बल पर आधारित है। विनोबा भावे का जीवन, उनके विचार इस संदेश के लिए एकदम फिट बैठते थे। और हाँ, शायद ये भी था कि शुरुआत में ब्रिटिश सरकार को बहुत ज्यादा भड़काना भी नहीं चाहते थे, तो एक कम राजनीतिक चेहरे से शुरुआत की। यानी शुरुआत एक गहरे नैतिक प्रतीक के साथ हुई। और विनोबा भावे के बाद फिर किसने कमान संभाली? विनोबा भावे की गिरफ्तारी हुई। उसके कुछ समय बाद दूसरे सत्याग्रही के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू सामने आए। अब देखिए, यहाँ रणनीति थोड़ी बदलती दिखती है ना? हाँ, बिल्कुल। नेहरू का चुना जाना ये दिखाता है कि भाई आंदोलन भले ही व्यक्तिगत है लेकिन कांग्रेस का जो टॉप लीडरशिप है वो पूरी तरह इसके साथ है और अब इसे एक मजबूत राजनीतिक आवाज भी दी जा रही थी। नेहरू के बाद फिर सरदार पटेल और दूसरे बड़े नेता भी शामिल हुए।
इससे आंदोलन को एक व्यापकता मिली, गंभीरता मिली। ये साफ हो गया कि ये सिर्फ कुछ व्यक्तियों का नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। तो पहले नैतिक आधारशिला रखी, फिर उसे राजनीतिक वजन दिया गया। लेकिन ये व्यक्तिगत सत्याग्रह चलता कैसे था? मतलब क्या सत्याग्रही बस भाषण देते थे और जेल चले जाते थे? हाँ, प्रक्रिया काफी तय थी। जो चुने गए सत्याग्रही होते थे वो पहले अधिकारियों को बताते थे अपने इरादे के बारे में कि वो कब और कहाँ युद्ध विरोधी भाषण देंगे। फिर वो सार्वजनिक रूप से भाषण देते थे। उसमें वो युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी का विरोध करते थे और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग करते थे। इसके बाद आमतौर पे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। हमारे नोट्स इशारा करते हैं कि दिसंबर 1941 तक तो हजारों की संख्या में लोग गिरफ्तार हुए थे। इनमें कांग्रेस के बड़े नेता और कार्यकर्ता सब शामिल थे। ये एक तरह का आत्म अनुशासन और नैतिक प्रशिक्षण भी था उनके लिए। हजारों लोग, तो मतलब भले ही नाम व्यक्तिगत था, इसका असर तो काफी व्यापक हुआ होगा। लेकिन क्या इससे ब्रिटिश सरकार पर वाकई कोई ठोस दबाव पड़ा? उनके रवैये का कोई जिक्र है इन स्रोतों में? दबाव पड़ा या नहीं, इस पर अलग अलग मत हो सकते हैं। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने इसे सख्ती से दबाने की कोशिश तो की, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन क्या इससे उनकी नीतियां फौरन बदल गईं? शायद नहीं। हालांकि इसका एक बड़ा प्रतीकात्मक महत्व था, बहुत बड़ा। इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खासकर अमेरिका में, भारत की स्थिति पर ध्यान खींचा। लोगों को पता चला कि यहाँ क्या हो रहा है, और भारत के अंदर भी इसने स्वतंत्रता की जो लौ थी उसे जलाए रखा। लोगों को ये एहसास दिलाया कि मुश्किल समय में भी विरोध के रास्ते बंद नहीं हुए हैं। तो ये महज प्रतीकात्मक होकर भी नैतिक रूप से ब्रिटिश हुकूमत को कटघरे में खड़ा कर रहा था। समझ गया। तो ये सीधे टकराव से बचते हुए भी विरोध की एक निरंतरता बनाए रखने का तरीका था। अब इसी कड़ी में थोड़ा सर्वोदय के विचार पर आते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये शब्द गांधी जी ने दिया था। इसका ठीक मतलब क्या है और ये कहां से प्रेरित था? जी हाँ, सर्वोदय शब्द का पहला प्रयोग महात्मा गांधी ने ही किया था। इसका शाब्दिक अर्थ है सबका उदय या सभी की भलाई। ये सिर्फ बहुमत के शासन यानी डेमोक्रेसी या बहुमत के कल्याण मतलब यूटिलिटेरियनिज्म, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, उससे आगे की बात करता है। सर्वोदय का आदर्श है कि समाज के हर एक व्यक्ति का, खासकर सबसे गरीब और कमजोर व्यक्ति का, जिसे गांधी जी अंतिम व्यक्ति कहते थे, उसका कल्याण होना चाहिए। कोई एक भी पीछे छूटना मंजूर नहीं। गांधी जी इस विचार से जॉन रस्किन की एक किताब थी अनटू दिस लास्ट, उसे पढ़कर बहुत प्रभावित हुए थे और उन्होंने इसका गुजराती में सर्वोदय नाम से अनुवाद भी किया और उस पर अपनी व्याख्या भी लिखी। अंतिम व्यक्ति का उदर, ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली और समावेशी विचार है। और विनोबा भावे, जो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, उनका सर्वोदय से क्या जुड़ाव रहा फिर, सत्याग्रह के अलावा? विनोबा भावे तो गांधी जी के सबसे निष्ठावान अनुयायियों में से थे। उन्होंने गांधी जी के विचारों को पूरी तरह आत्मसात कर लिया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में उनकी भूमिका तो थी ही, लेकिन गांधी जी के निधन के बाद विनोबा भावे ने महसूस किया कि गांधी जी के सपनों का भारत बनाने के लिए उनके जो रचनात्मक कार्यक्रम है, खासकर सर्वोदय का विचार, उसे जमीनी स्तर पर ले जाना होगा। इसी उद्देश्य से, जैसा स्रोत कहता है, उन्होंने सर्वोदय समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये गांधी जी के बाद उनके विचारों को संगठित रूप से आगे बढ़ाने का एक मंच बना। सर्वोदय समाज, इसकी स्थापना कब और क्यों हुई? क्या ये गांधी जी की जीवनकाल में ही बन गया था? नहीं, सर्वोदय समाज की औपचारिक स्थापना गांधी जी के मृत्यु के बाद हुई, मार्च 1948 में। गांधी जी के जाने के बाद उनके अनुयायियों को लगा कि भाई राजनीतिक आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक आज़ादी यानी वास्तविक स्वराज और सर्वोदय वो अभी हासिल करना बाकी है। तो विनोबा भावे और दूसरे गांधीवादियों ने मिलकर ये तय किया कि गांधी जी के जो रचनात्मक कार्य हैं, ग्राम स्वराज, नई तालीम और खासकर आर्थिक समानता का विचार, उसे आगे बढ़ाने के लिए एक समर्पित संगठन होना चाहिए। सर्वोदय समाज इसी सोच का नतीजा था। अच्छा, और इस सर्वोदय समाज ने काम कैसे किया? मतलब जमीन पर क्या किया? क्या इसके कुछ ठोस उदाहरण मिलते हैं? सर्वोदय समाज मुख्य रूप से विचारों के प्रचार का और जमीनी स्तर पर रचनात्मक कामों को प्रेरित करने का मंच था। विनोबा भावे ने इसी सर्वोदय के विचार को क्रियान्वित करने के लिए, उसे एक्शन में लाने के लिए, बाद में वो प्रसिद्ध भूदान आंदोलन शुरू किया, भूमि का दान। फिर वो आगे बढ़कर ग्रामदान बना, पूरे गांव का दान। इसका लक्ष्य था भूमिहीनों के लिए जमीन प्राप्त करना
और गांवों को आत्मनिर्भर इकाइयों के रूप में विकसित करना, जहां संपत्ति पर सामूहिक भावना हो, शोषण ना हो। ये सीधे तौर पर सर्वोदय के सबके उदय के सिद्धांत को लागू करने का एक बड़ा प्रयास था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह एक खास राजनीतिक और नैतिक प्रतिक्रिया थी उस युद्धकालीन परिस्थितियों में, जबकि सर्वोदय एक ज्यादा व्यापक, एक दीर्घकालिक सामाजिक आर्थिक दर्शन है, एक आदर्श समाज की रूपरेखा। इन दोनों को अगर हम जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? ये कैसे जुड़े हुए लगते हैं? अगर हम इन दस्तावेजों के आधार पर एक बड़ी तस्वीर देखें तो ये साफ होता है कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम सिर्फ अंग्रेजों को हटाने की लड़ाई नहीं थी। ये एक नए भारत के निर्माण का भी आंदोलन था और इसके मूल में गहरे नैतिक और सामाजिक मूल्य थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह उस नैतिक बल और व्यक्तिगत जिम्मेदारी का प्रतीक था जो उस नए भारत के नागरिक में होनी चाहिए थी। सत्य के लिए अकेले खड़े होने का साहस। वहीं सर्वोदय उस नए भारत का लक्ष्य था, एक ऐसा समाज जहां कोई पीछे ना छूटे, जहां सबका कल्याण हो। और विनोबा भावे का इन दोनों में प्रमुख होना ये दिखाता है कि गांधी जी के लिए राजनीतिक कर्म, नैतिक आचरण और सामाजिक पुनर्निर्माण ये सब एक ही सिक्के के पहलू थे, अलग अलग नहीं थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह तात्कालिक जरूरत थी, सर्वोदय अंतिम मंजिल। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक तात्कालिक राजनीतिक कदम यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह और एक दूरगामी सामाजिक सपना यानी सर्वोदय एक ही विचारधारा से पनपे और एक ही व्यक्ति विनोबा भावे दोनों में केंद्रीय भूमिका निभा रहे थे। ये गांधी जी के होलिस्टिक अप्रोच को दिखाता है। मीन्स एंड एंड्स दोनों पवित्र होने चाहिए थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह का चुनाव साधन की पवित्रता दिखाता है कि हमारा विरोध भी नैतिक हो, अहिंसक हो, और सर्वोदय का लक्ष्य साध्य की पवित्रता दिखाता है कि आजादी का मतलब सिर्फ सत्ता बदलना नहीं, बल्कि एक न्यायपूर्ण और करुणामय समाज बनाना हो। विनोबा भावे ने गांधी जी के इसी समग्र दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया। व्यक्तिगत सत्याग्रह करते हुए उन्होंने जो नैतिक साहस दिखाया, वही साहस बाद में उन्होंने भूदान जैसे सामाजिक प्रयोगों में दिखाया। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह सिर्फ ब्रिटिश सरकार को संदेश देने के लिए नहीं था, बल्कि ये भारतीयों के लिए भी एक आत्मचिंतन और चरित्र निर्माण का अवसर था, खुद को उस सर्वोदय समाज के लायक नागरिक बनाने की एक तैयारी? निश्चित रूप से, हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। सत्याग्रह का अर्थ ही है सत्य का आग्रह, और इसमें आत्मशुद्धि, अनुशासन, निर्भयता, इन सब का अभ्यास शामिल है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में तो ये और भी केंद्रित रूप से सामने आया। जब एक व्यक्ति अकेले, बिना किसी जनसमूह के सहारे सत्ता के सामने सच बोलने का साहस करता है और उसका परिणाम भुगतने को तैयार होता है, तो ये उसके चरित्र को मजबूत करता है। ये उसे उस तरह का नागरिक बनाता है जो न केवल अपने अधिकारों की मांग करता है, बल्कि अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को भी समझता है। ठीक वैसा नागरिक जैसा सर्वोदय पर आधारित समाज में चाहिए। हाँ, ये समझना वाकई महत्वपूर्ण है कि ये आंदोलन और विचार किस तरह आपस में गुथे हुए थे और कैसे विकसित हुए। ये सिर्फ राजनीतिक इतिहास नहीं है, ये नैतिक और सामाजिक विचारों का भी इतिहास है। जी हाँ, और ये भी जरूरी है कि हम इन्हें सिर्फ गुजरे जमाने की बातें न समझें। व्यक्तिगत जिम्मेदारी का भाव, अन्याय के खिलाफ नैतिक स्टैंड लेना और समाज में सभी के कल्याण की चिंता करना सिर्फ अपना या अपने समूह का नहीं, ये मूल्य आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, शायद और भी ज्यादा। व्यक्तिगत सत्याग्रह हमें याद दिलाता है कि बड़ी से बड़ी व्यवस्था के सामने भी एक व्यक्ति की नैतिक आवाज मायने रखती है। और सर्वोदय हमें लगातार उस दिशा में सोचने को प्रेरित करता है जहां विकास का लाभ चंद लोगों तक सीमित ना रहे, बल्कि समाज की अंतिम कड़ी तक पहुंचे। तो आज हमने गहराई से समझा कि कैसे अगस्त प्रस्ताव ठुकराने के बाद युद्ध की उन विशेष परिस्थितियों में व्यक्तिगत सत्याग्रह का वो अनूठा रास्ता चुना गया। हमने जाना कि कैसे विनोबा भावे इसके पहले प्रतीक बने और फिर जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने इसे राजनीतिक वजन दिया। ये महज एक विरोध नहीं था, ये नैतिक साहस का प्रदर्शन था। और हमने ये भी देखा कि कैसे गांधी जी के सर्वोदय यानी सबके उदय के विचार ने एक ऐसे समाज की कल्पना पेश की जहां अंतिम व्यक्ति का कल्याण सबसे ऊपर हो। विनोबा भावे ने न केवल व्यक्तिगत सत्याग्रह में अग्रणी भूमिका निभाई, बल्कि बाद में सर्वोदय समाज और भूदान जैसे आंदोलनों के जरिए इस विचार को जमीन पर उतारने का भी अथक प्रयास किया। बिल्कुल, ये सिर्फ नाम और तारीखें नहीं हैं, ये उस दौर की नैतिक जद्दोजहद है, भविष्य के सपने हैं
व्यक्तिगत साहस की कहानियां हैं जो हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती हैं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। उस दौर में जब बड़े पैमाने पर एकजुट होना शायद ज्यादा खतरनाक या मुश्किल माना गया, तब व्यक्तिगत नैतिक प्रतिरोध का रास्ता कारगर समझा गया। आज की इस कनेक्टेड दुनिया में जहां एक क्लिक पर हजारों लोग जुड़ सकते हैं, क्या व्यक्तिगत स्तर पर नैतिक स्टैंड लेने का महत्व कम हो गया है, या फिर शोर भरी इस दुनिया में एक अकेली सच्ची आवाज का मूल्य और भी बढ़ गया है?